कक्षा 10 गृह विज्ञान पार्ट 2 आय, व्यय और बचत। आय क्या होती है, इसमें आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। किताब में भी परिभाषा इसका दिया हुआ है। आप देखें तो आय की परिभाषा किताब में भी है, लेकिन आय है क्या, यह अपने मन से भी आप सोच सकते हैं। प्रतिदिन कार्य के बदले साप्ताहिक या मासिक या वार्षिक जो धनराशि पारिश्रमिक के तौर पे या उसके बदले हमको मिलती है वह आय कहलाती है। जो प्रोफेसर हैं जैसे ग्रास और क्रेंडल, इनकी परिभाषा दी हुई है किताब में। आप जो इन्वर्टेड कामा से शुरू करता है और इन्वर्टेड कामा खत्म होने तक है, इतनी परिभाषा को वहाँ पे हम लिख लेंगे। आय के भेद। आय दो प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष आय वह आय है जो हमको निश्चित धनराशि के तौर पर नगद प्राप्त होती है, वह प्रत्यक्ष आय है। हमारे परिश्रम के बदले जो धनराशि नगद प्राप्त होती है वह प्रत्यक्ष आय है। दूसरा अप्रत्यक्ष आय। यह आय हमको प्रत्यक्ष तो नहीं मिलती, लेकिन सेवा के रूप में मिलती है। जैसे निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क दवाइयाँ या सरकार द्वारा प्रदत्त की जाने वाले अन्य निःशुल्क उपकरण, यह भी हमारे अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आते हैं। अब अगला हेडिंग आता है आय के स्रोत। आय के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं? आय के स्रोत में वेतन, प्रतिदिन कार्य के बदले जो धनराशि हमें मिलती है साप्ताहिक या मासिक, वह एक वेतन के रूप में कहलाती है। इसमें गृहिणी या परिवार के मुखिया दोनों की हो सकती है। मजदूरी, मजदूरी में और वेतन में यह अंतर होता है। जिस दिन हम कार्य नहीं करते हैं उस दिन का भी पैसा कुछ हमको अंश के रूप में वेतन में मिलता है, जबकि मजदूरी में ऐसा नहीं होता। हम जब कार्य करते हैं, प्रतिदिन कार्य करते हैं, दैनिक मजदूरी करते हैं, उसके बदले जो धनराशि मिलती है वह मजदूरी कहलाती है। व्यवसाय, बहुत से ऐसे व्यवसाय हैं जो आय के स्रोत हैं, जैसे मुर्गी पालन, पशुपालन या अन्य प्रकार के ब्याज पे पैसे देना। ब्याज का मतलब है, यहाँ पे चौथा हेडिंग है, ब्याज का मतलब जो हमारे पास धन है उस धन पे अतिरिक्त आय हो दूसरे के द्वारा, वह ब्याज कहलाता है। कृषि, भारत में कृषि पे भी, भारत में कृषि को भी आय का स्रोत रखा गया है, जो कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या इस पे निर्भर है। अगला हेडिंग है उद्योग धंधे। उद्योग धंधे में आप देखें तो कटाई, कढ़ाई बुनाई या अचार बनाना, इस जितने भी धंधे आते हैं, सिलाई करना, यह उद्योग धंधे के अंतर्गत आते हैं। आप इसकी हेडिंग के आगे लिख सकते हैं। पशुपालन आपको बताया ही गया। अन्य इसमें एक डाला गया है, अन्य मतलब पेंशन, जो हम रिटायरमेंट के बाद सरकार हमको धन देती है, वह एक पेंशन के रूप में होता है और वह भी आय का स्रोत होता है। अब अगला हेडिंग है पारिवारिक व्यय। अगला हेडिंग है आपका पारिवारिक व्यय और प्रकार। निश्चित व्यय। व्यय सबसे पहले समझ लें है क्या। आय के रूप में इकट्ठा किया गया धन परिवार की आवश्यकताओं पे आंशिक रूप से जब खर्च होने लगता है या पूर्ण रूप से खर्च होने लगता है तो वह खर्च ही व्यय कहलाता है। अब व्यय के प्रकार। निश्चित व्यय, कुछ ऐसे खर्च होते हैं जो आपको करना अनिवार्य है, वह आप उसमें कटौती नहीं कर सकते, जैसे शिक्षा पे व्यय या किराए पे व्यय, बिजली का बिल का व्यय, यह निश्चित व्यय है। दूसरा इसमें हेडिंग है अर्धनिश्चित व्यय।
मतलब इसमें कटौती की जा सकती है, या इस महीने में इस पे 10,000 खर्च हुआ है तो अगले महीने इस पे 8,000 भी खर्च हो सकता है। जैसे भोजन पे या कपड़े पे या दवाई पे, यह अर्ध निश्चित व्यय होता है, कभी बढ़ जाएगा और कभी घटेगा, अर्थात निश्चित नहीं है। अगला है आकस्मिक व्यय। यह दुर्घटनाओं पे निर्भर होता है या कभी किसी की कर्ज मांगने या लेने या देने पे यह निर्भर करता है, इसलिए आकस्मिक, इसका पता नहीं होता, पूर्व ज्ञान इसका नहीं होता। अन्य व्यय जैसे आमोद प्रमोद की वस्तुएं हम खरीद लेते हैं उससे, या हम अपनी आवश्यकताओं के बाद जिसको कहते हैं अति आधुनिकता के रूप में जो हम धन व्यय कर देते हैं, वह अन्य व्यय के रूप में आता है। वह हमारे लिए आवश्यक तो नहीं है लेकिन फिर भी हम उस पे धन को खर्च करते हैं। बचत है क्या? बचत का अर्थ क्या है? परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात जो धनराशि बचे या बचाई जाती है वह बचत कहलाता है। परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात, लेकिन यदि परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति किए बिना ही यदि धनराशि बचाई जाती है तो वह ऋणात्मक बचत कहलाता है, वह बचत नहीं है। बचत के प्रकार में आप देखें, 2 प्रकार की है, ऐच्छिक बचत, अनिवार्य बचत। ऐच्छिक बचत वह बचत जो हमारी इच्छाओं पर निर्भर है और यह प्रति महीना हम स्वतंत्र रूप से स्वयं करते हैं। इसमें किसी अन्य सदस्य या किसी अन्य समूह का हस्तक्षेप नहीं होता। जबकि अनिवार्य बचत में यह सरकार के द्वारा किया जाता है। जो हम वेतन पाते हैं प्रति महीना, सरकार इसको किसी अंश के रूप में कटौती करती है, काट के अपने पास जमा करती है और रिटायरमेंट के बाद यह हमको देती है सरकार। बचत का महत्व क्या है? परिवार के उत्तरदायित्वों की पूर्ति। जो भी आपको बताया जा रहा है यह हेडिंग किताब में है, इसके आगे वह क्या लिखा गया है आपको वह बता करके बताया जा रहा है। किताब में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से भी लिख सकते हैं, लेकिन स्वयं एक लिखने की आदत डालें। परिवार के उत्तरदायित्वों की पूर्ति। यदि हमारे पास बचत है तो जो भी गृहस्वामी के ऊपर परिवार का दायित्व आएगा, जैसे शिक्षा संबंधित, दवाइयों के संबंधित, आवास निर्माण से संबंधित जो भी आवश्यकताएं आएंगी, वह परिवार के वह दायित्व पूर्ण किया जा सकता है गृहस्वामी के द्वारा यदि बचत है तो। सामाजिक प्रतिष्ठा। आज के आधुनिक समाज में जिसके पास जितना ही अधिक मात्रा में बचत है वह व्यक्ति उतना ही समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है, वह उतना ही अधिक सम्मान प्राप्त करता है। अगला हेडिंग है आकस्मिक आपत्तियों से मुक्ति। यदि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी प्रकार से कोई कर्ज के रूप में कोई धन हमसे मांगता है या हमारे कहीं पे भवन निर्माण की आवश्यकता आ जाती है तो उस समय आकस्मिक आपत्तियों से भी हम बचत के द्वारा आसानी से उसको निपट सकते हैं। इसी में आगे देखें तो व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व। सबसे इसमें पहला है परिवार का ढांचा। आपकी किताब में भी दिया हुआ है, यहाँ पे इतना समझे, परिवार का ढांचा का मतलब है परिवार का रूप, बड़ा या छोटा। भारत में प्रायः देखा जाता है कि 2 ही प्रकार के परिवार होते हैं, संयुक्त परिवार या तो एकांकी परिवार। संयुक्त परिवार में एकांकी परिवार की अपेक्षा व्यय कम होता है, इसलिए यदि जितना ही अधिक एकांकी परिवार होगा खर्च उतना ही अधिक होगा, इसलिए व्यय को प्रभावित करेगा वो परिवार का ढांचा। इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है परिवार का ढांचा या परिवार का स्वरूप प्रभावित करने वाले तत्व के अंतर्गत आता है। अगला है दूसरा नंबर पे परिवार में सदस्यों की संख्या। परिवार में सदस्यों की संख्या यदि अधिक है तो निश्चित है कि व्यय थोड़ा अधिक होगा, लेकिन उस परिवार में किस उम्र के सदस्यों की संख्या अधिक है यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगला है नंबर परिवार के सदस्यों की उम्र।
जैसे कि अभी भी बताया गया, उम्र, यदि परिवार में शिक्षा ग्रहण करने वाले सदस्यों की संख्या अधिक है या ज़्यादा बीमार पड़ने वाले सदस्यों की संख्या अधिक है, इन दोनों के सदस्यों की संख्या अधिक होने पर परिवार का जो व्यय है या परिवार का जो आर्थिक संतुलन है वह हमेशा पिछड़ा हुआ होता है। अगला हेडिंग है परिवार का स्तर। यह सबसे महत्वपूर्ण है। धन या किसी भी संपत्ति का परिचायक परिवार का स्तर उसको बता देता है। यदि परिवार का स्तर ऊपर है, अर्थात सामाजिक स्तर, बौद्धिक स्तर यदि ऊपर है तो वह परिवार विकास की तरफ है। परिवार में पैसे कितने हैं इसका बहुत महत्व नहीं है, परिवार में सदस्य किस दिशा में है इसका महत्व होता है। अगला हेडिंग है व्यय को प्रभावित करने वाले तत्व, जो कि अभी एक शार्ट में हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। यदि आप इसको याद करने के लिए इस तरह से केवल हेडिंग लिखें और जो बताया गया केवल उसको सुने तो अपने भाषा में इसको बदल करके आप लिख सकते हैं। इतना याद करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, इसलिए हर हेडिंग को आप स्वयं देखें और उस पे बोलने या उसको सोचने की प्रैक्टिस खुद करें। अगला इसमें है बचत का अर्थ। बचत होता क्या है? पारिवारिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर लेने के बाद जो धन बच जाता है वह बचत कहलाता है। इसमें यह कन्फर्म होना चाहिए कि पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात यदि आवश्यकताओं की पूर्ति किए बिना ही धन बचाया जाता है तो वह बचत नहीं है, वह एक ऋणात्मक बचत है। बचत के प्रकार ऐच्छिक और अनिवार्य। ऐच्छिक बचत में यह होता है कि प्रति महीना अपनी आय का कुछ न कुछ हिस्सा हम खुद बचाएंगे, यह निर्धारित हम खुद करते हैं। अनिवार्य बचत में यह सरकार के द्वारा किया जाता है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं तो उनके आय से सरकार कुछ प्रतिशत प्रति महीना निश्चित धनराशि काटती है, चाहे वह कटवाने की इच्छुक हो या न हो, फिर भी सरकार इसको काटती है, इसलिए इसको अनिवार्य बचत कहा जाता है। इसमें व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर नहीं होता। बचत का महत्व क्या है? पारिवारिक उत्तरदायित्वों की पूर्ति। पारिवारिक उत्तरदायित्व, पारिवारिक उत्तरदायित्व में यह आप समझें, केवल यहाँ पे हेडिंग दिया गया है, लिखना आपको किताब से है या सुन करके समझ करके। यदि आपके पास बचत अच्छा है, परिवार में किसी भी तरह की कोई भी बात आती है तो आप उससे आसानी से निपट सकते हैं। जैसे शिक्षा पे, यदि लड़का या लड़की किसी ऊंचे शिक्षा जगहों पे जाते हैं तो उस समय भी आसानी से आप वहाँ पे सफल हो सकते हैं। दूसरा, बचत जो सबसे महत्वपूर्ण दिखाता है सामाजिक प्रतिष्ठा। यदि आपके पास बचत भरपूर मात्रा में है तो समाज में आपकी प्रतिष्ठा, समाज में आपकी इज्जत बनी रहती है औरों की अपेक्षा। तीसरा इसमें दिया गया है आकस्मिक आपत्तियों से मुक्ति। यदि बचत आपके पास है तो किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाए या कहीं पे किसी ने पैसा मांगने की इच्छा जाहिर की है तो वहाँ पे आप आसानी से अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बचा सकते हैं और उस समय की आपत्ति या विपत्ति से आसानी से निपटा जा सकता है।